योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 1 महीने में राज्य में 14 लाख राशन के बैग किए जाएंगे वितरित। केंद्रीय मंत्री यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली में दिलाई सदस्यता। कार्यालय में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के सुवाखोली में किया एडवेंचर पार्क का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मसूरी विश्व पर्यटक स्थल है, आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। और पौड़ी के लिए दुखद खबर सियाचिन से आई सामने। सियाचिन में तैनात बंगाल इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई सियाचिन में अपने सेवा देते हुए वीरगति को हुए प्राप्त। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में आज से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर सुबह 7 बजे से लोगों की भारी भीड़ नजर आने लगी। महाअभियान है, रात 10 बजे तक ये महाअभियान जारी रहेगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कराना चाहती है और यही वजह है कि 250 केंद्र खोले गए हैं टीकाकरण के लिए। हर सोमवार को महाअभियान चलाया जा रहा है। आज सोमवार का दिन विशेष उत्तराखंड के लोगों के लिए। उत्तराखंड को देवभूमि को कोरोना मुक्त बनाना है और कोरोना मुक्त बनाने के लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। और यही वजह है कि महाअभियान की इस कड़ी में 250 केंद्रों पर लगातार टीके का अभियान जारी है। 7 बजे सुबह से रात 10 बजे तक टीकाकरण का कार्यक्रम चलेगा। लोगों की भीड़ धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। यानी हर कोई चाहता है देवभूमि को बनाना है कोरोना मुक्त और इसलिए इस महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हर कोई तैयार है। और उत्तराखंड सरकार लगातार गरीबों और वंचितों के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। देश को, राज्य को विकसित करने के लिए लगातार उन लोगों तक योजनाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं। यही वजह है विशेष रूप से गरीबों को अन्न प्रदान करने के लिए, उन तक अन्न की पहुंच रखने के लिए अन्नोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस विशेष अवसर पर क्या कुछ और खास हो रहा है, आइए हम आपको बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। आज से उत्तराखंड राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि इस योजना के तहत 1 महीने में राज्य में 14 लाख निःशुल्क राशन के बैग वितरित किए जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से संवाद कर योजना का फीडबैक भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अन्नोत्सव योजना के दौरान कहा कि सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्नोत्सव मनाया जा रहा है और क्या क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने, आइए सुनते हैं। उन्होंने पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। और इस योजना का लाभ हमारे 14 लाख कार्ड धारकों को सीधे सीधे होगा, यानी कि 14 लाख परिवारों तक जाएगा और सभी को जो है भोजन मिले। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी सरकार हर तरह से गरीब जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे नहीं हटती है, फिर चाहे वो कोरोना हो या फिर कोई भी स्थिति हो।
बीजेपी ने हमेशा से ही गरीब और जरूरतमंद की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। देहरादून से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की, जिनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लगातार आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं यशपाल आर्य, जिनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और जल्द ही ये सारा नजारा आपको देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने को एक सामान्य प्रक्रिया दे दी। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि राजनीति में जो जहां जाना चाहता है वो जा सकता है। बीजेपी में सभी लोगों को पर्याप्त सम्मान मिला और अब कांग्रेस में चले गए तो ये उनके अपने निजी कारण हो सकते हैं। तो हम अगर पीछे जाएं तो जिस समय पार्टी छोड़ी गई थी उसके बाद से आज तक किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं हुई। सभी को पार्टी ने अपने टिकट दिए, सभी पार्टी के टिकट पर जीते और वरिष्ठ जो नेता थे उनको मंत्री बनाया गया और वो लगातार मंत्री पद पर हैं। यशपाल जी भी अब तक मंत्री पद पर हैं, देखा जाए। और इधर पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो लक्सर पहुंचे, जहां सुल्तानपुर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर चारों ओर विकास की गंगा बहाने में लगी हुई है। उनकी सरकार और प्रशासन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगी है। अब पटवारी के काम के लिए भी लोगों को तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम आयोजक लक्सर विधायक संजय गुप्ता की मांग पर लक्सर में खेल स्टेडियम, नगर में रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने जैसी योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। धामी का कहना है कि हम जिन योजनाओं की घोषणाएं और शिलान्यास कर रहे हैं उनका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। धामी ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी को 60 से ज्यादा बहुमत मिलेगा। देखिए, हम जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं सबके शासनादेश निकल रहे हैं, सब पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो उन सब पर काम होगा। जितनी भी योजनाओं के हम शिलान्यास कर रहे हैं, सारी शिलान्यास के कामों के हम लोकार्पण करेंगे, सारी योजनाएं पूरी होंगी। और 2017 में आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन यशपाल आर्य ने थामा था, लेकिन अब यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव के साथ एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यशपाल आर्य को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा चुकी है। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में कई दिग्गज नेता की मौजूदगी और में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और इसके बाद मीडिया के सामने अपनी मन की बातें रखी कि आखिर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ क्यों पकड़ा। हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और कांग्रेस उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे एक पुराने टाइम टेस्टेड जर्नल फिर से कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस के मूल्य और मान्यताओं को फिर से स्थापित करने का प्रण। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है। और आगे बढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हर जगह पर इस अमृत महोत्सव को अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिविर लगाया गया, एक चिकित्सीय शिविर लगाया गया और यहाँ पर बुजुर्गों को दवाइयाँ बांटी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही एक एकेडमी में निःशुल्क चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को दवाइयाँ वितरित की गई। शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने किया। इस मौके पर
फार्मासिस्ट नेहा परियार ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा सीएमओ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि ये सामान्य मेडिकल कैंप था। यहाँ आए लोगों का नेत्र परीक्षण भी किया गया और उन्हें दवा और चश्मे भी बांटे गए। भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने और जागरूक करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की है। के 75वें समारोह पे हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सब 75 ईयर ओल्ड है, उनका एक जनरल हेल्थ कैंप था और उनका एक आई चेकअप था, और साथ में हम लोग उनको फ्री मेडिसिन यहाँ पे। और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में लगातार विकास की योजनाओं को रंग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के सुवाखेली में एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मसूरी विश्व पर्यटक स्थल है और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र में एडवेंचर पार्क खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये एडवेंचर पार्क पर्वतारोही करिश्मा राणा की ओर से संचालित किया जा रहा है और करिश्मा ने इस कुछ दिन पहले ही पर्वत पर पहुंचकर कामयाबी हासिल की थी। हाई फाई एडवेंचर नाम से संचालित इस पार्क में जीप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ ये बताया गया कि उत्तराखंड पर्यटन उद्योग पर आधारित है और ऐसे में पर्यटन को हर क्षेत्र में विकसित किए जाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार पहाड़ से पलायन को कम करने के लिए कई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है ताकि रोजगार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्थल है इस प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली इसका लगा हुआ क्षेत्र है। आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है, तो इस स्थान का भी नाम होगा। और यहाँ देवभूमि में विशेष रूप से नवरात्र के अवसर पर मां भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना की गई है। मसूरी के पास टिहरी जनपद के नैनबाग तहसील में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भद्रकाली देवी भगवती मंदिर में मां भद्रकाली की नई प्रतिमा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद स्थापित की गई। इस मौके पर उपस्थित क्षेत्र के लगभग 40 गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने मां भद्रकाली के दर्शन कर परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं इस दौरान वहां विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर समिति के संरक्षक सूरज सिंह खरकाई, अध्यक्ष जोत सिंह रावत ने बताया कि मां भद्रकाली की पुरानी खंडित प्रतिमा को बीते 7 अक्टूबर को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया था और नई प्रतिमा को गंगा में स्नान करवाने के बाद ही कलश यात्रा के साथ देवी लोक लाया गया। इसको विधि विधान के साथ अब मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या पर रोक को हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब से यात्रियों की संख्या चारों धामों में दर्शन के लिए बढ़ चुकी है। इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि 20 दिनों में 57,000 से अधिक लोग अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना नियमों पर सरकार की तरफ से ढील दी गई है। नियमों पर भी पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये ढील दी गई है, आइए जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। चार धाम पर रोक हटने के बाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर 18 सितंबर 2021 से चार धाम यात्रा का संचालन शुरू किया गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहले चारों धामों में प्रतिदिन दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित थी। बाद में कोर्ट ने यात्रियों की निर्धारित संख्या की शर्त हटा दी थी। साथ ही सरकार ने ई पास की बाध्यता भी खत्म कर दी। 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 57,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं।
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि अब यात्री बिना ई पास के दर्शन कर पा रहे हैं और किन चीजों पर ढील दी गई है और क्या अपडेट रहा अब तक का, देखिए ग्राफिक्स के जरिए। चारों धाम में कोविड वहन क्षमता के तहत होंगे दर्शन, संक्रमित पाए जाने पर होगा परीक्षण। चारों धामों में प्रवेश के लिए निशुल्क टोकन जरूरी, प्रसाद या टीका प्रतिबंधित। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। सभा मंडप में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। तीर्थ यात्रियों के लिए ई पास की व्यवस्था खत्म। तीर्थ यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी नहीं स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना। शहर में बाहरी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। होटल धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग जरूरी। वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वन वे प्लान किया लागू। कोरोना के चलते लंबे समय से लगे प्रतिबंध पर अब लगी रोक हट गई है। जो लोग चारधाम के दर्शन नहीं कर पा रहे थे वो अब कुछ नियमों के साथ दर्शन कर सकेंगे। वहीं एसओपी में ये भी साफ किया गया है कि भले ही यात्रियों की बंदिश हाई कोर्ट ने हटा दी हो, लेकिन धामों की कोविड वहन क्षमता के तहत ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसमें सामाजिक दूरी 6 फीट के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इधर सितारगंज क्षेत्र के गांव सिसोना बरुआ बाग में बढ़ रहे नशे के कारोबार से आक्रोशित कांग्रेस की महिलाओं ने कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव मंजू तिवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा महिलाओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। वहीं क्षेत्र की दुकान में बिक्री की जा रही अवैध शराब की थैलियों को कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया गया। वहीं कारोबारी महिलाओं को देखते हुए फरार हो गए। साथ ही महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव मंजू तिवारी ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार और सेवन से आज हर घर बर्बाद हो चुका है। पूरा क्षेत्र नशे की गिरफ्त में है। नशे को लेकर हम बहुत बड़ा अभियान करेंगे। घर घर में बच्चे और पति लोग हमारे बर्बाद हो चुके हैं इनके, और नशे के उसमें लिप्त हैं। और बड़े बड़े मंत्रियों की मिली भगत से, शासन प्रशासन की मिली भगत से नशा इसमें गांव के घर तक सप्लाई हो रहा है। और महिलाएं बर्बाद हो गई हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है। रोज कलेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और इस प्रकार इस सरकार की नाक के नीचे जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी नाक के नीचे, शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा हो रहा है। इधर टिहरी के एक निजी कंपनी में कार्य कर रहे पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपने भुगतान को लेकर 1 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तहसीलदार रेणु सैनी ने कॉन्ट्रैक्टरों को समझाने का प्रयास किया। बावजूद इसके वो अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं कोटेश्वर पावर ग्रिड ने प्रबंधक डीपी सिंह ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर पर हम एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार विनोद चौहान का कहना है कि कोस्टल कंपनी ने हम लोगों का करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाना है, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय 4 महीने से नहीं आया, न ही उनकी ओर से कोई भुगतान किया गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि सब्जी वाला, राशन वाला, गरीब मजदूर का जब तक भुगतान नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। अधिकारियों से तो अभी वार्ता हुई नहीं है, उनके अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे वार्ता होगी तभी मैं आपको उस बारे में तो कुछ बता पाऊंगी। ये मुझे भी पता है कि ये लोग हैं यहाँ, इन्होंने पावर ग्रिड का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कंपनी को, जो कोस्टल कंपनी है। तो हाँ, कोस्टल है ना, कोस्टल कंपनी है। तो कोस्टल कंपनी ने इन लोगों को हायर किया। अलग अलग तरीके के ये लोग हैं, किसी ने मटेरियल सप्लाई किया। इधर पौड़ी के लिए दुखद खबर सियाचिन से सामने आई, जहां सियाचिन में तैनात 57 बंगाल इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसे लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदना और दुख व्यक्त किया है। साथ ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष पौड़ी संपत सिंह रावत और ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। ब्लॉक प्रमुख प्रभाव रजनी रावत ने सरकार से वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के लिए सुरक्षा के कड़े कदम उठाने की मांग की है। वहीं पूनम टमटा ने भी जवान के परिवार को और जवान की शहादत पर दुख प्रकट करते हुए परिवार को धैर्य देने की कामना भगवान से की है। आपको बता दें कि विपिन अभी महज 24 साल के थे, जो कि सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जवान विपिन गोसाई मूल रूप से पौड़ी जिले के धारकोट गांव के रहने वाले थे।
आज मन बहुत दुखी है। आज विपिन सिंह गुसाई जो कि धारकोट पाबो श्रीनगर विधानसभा के जनपद पौड़ी के निवासी थे, आज उस सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। इधर भारतीय किसान यूनियन की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत रामनगर के भगतपुर मड़ियाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष रमनदीप संधू की दादी के अवसान पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं गौरव टिकैत काफी देर तक किसान नेता के परिवार के साथ रहे। इस दौरान यहां पर सैकड़ों की तादाद में उपस्थित किसानों को संबोधित भी किया। साथ ही किसानों से लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों की स्मृति में आयोजित अखंड पाठ में शामिल रहने का आह्वान किया। वहीं गौरव टिकैत अपने प्रतिभागियों के साथ उमेदपुर में ज्योति अग्रवाल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उमेदपुर के किसानों ने गौरव टिकैत के प्रतिभागियों के सहित सभी लोगों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गौरव टिकैत ने किसानों को संबोधित किया और एकजुट रहने की अपील की। देखो, एक तो हमारे जो जिला अध्यक्ष जो भाई रमनदीप, उसकी उनकी दादी जी की आज कल भोग है, लेकिन वो कल सभी लोग यहाँ के दर से वहाँ पहुँचेंगे लखीमपुर खीरी में। यही तो आज का आने का था। और मेन तो बातचीत जो नाम सरकार ने कृषि सुधार कानून दिया, तीनों कानून में कोई भी शब्द किसान के सुधार का तो नहीं लगा, उसके बर्बादी का सारे सब तीनों कानून। इधर उधम सिंह नगर के नानक मत्ता मंडी समिति के चेयरमैन गुरुदेव सिंह को बनाया गया है। वहीं चेयरमैन बनाए गए गुरुदेव सिंह का बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। समिति का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद गुरुदेव सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे मंडी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। किसानों की धान फसल की अच्छी तौल हो सके और इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। नानक मंडी का अध्यक्ष बनने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की समस्याओं का सरकार एवं किसानों के तालमेल द्वारा समाधान किया जाएगा। किसानों की हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। पुनः शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। नगर कृषि उत्पादन मंडी स्थल पर नवनियुक्त मंडी के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विकासनगर पछवादून क्षेत्र में कृषि उत्पादन मंडी में अनेक संभावनाएं हैं। विकासनगर क्षेत्र हिमाचल राज्य से सटा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में सब्जियां, फलों के अलावा क्रॉस क्रॉप की भारी मात्रा में उत्पादन होता है। साथ ही यहां पर पैदा होने वाले लाल चावल की डिमांड उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी है। ऐसे में अगर विकासनगर मंडी को मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो यहां का किसान अपनी उपज को लेकर देहरादून अन्य राज्य की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा जिस तरह विकासनगर मंडी में बहुत बड़ी संभावना है और ये हिमाचल से सटा हुआ क्षेत्र भी है और इस पूरे क्षेत्र में सब्जियों का और फलों का बहुत भारी संख्या में उत्पादन भी है और यहाँ का लाल चावल तो इस पूरे इलाके का, पूरे देश के अंदर इसकी डिमांड भी है, मेडिसिनल उपयोग भी उसका है। ऐसे में मंडी के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के बाद मैं समझता हूँ कि किसान को सुविधाएं मिलेगी। इधर उत्तराखंड राज्य में भी महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए महिला सहायता समूह का गठन किया गया, लेकिन ये आज कई महिला समूह अपनी पारदर्शिता पर खरा नहीं उतर रही है। विकासनगर की 11 महिलाओं के समूह की सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि टेक होम राशन की सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन नहीं हो रहा है। इसका आवंटन ठीक तरीके से होना चाहिए। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि THR में जो बहनें पहले से काम कर रही हैं, उन बहनों ने कहीं आजीवन बॉन्ड नहीं भरा है। कार्य उन्हीं के पास आजीवन रहना चाहिए। भारत सरकार ने सभी समूह के लिए काम को रखा है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि काम पुराने समूह के पास रहना चाहिए। इतना ही नहीं, महिला सदस्यों का कहना है कि समूह में अगर नए सदस्य नए सिरे से पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम लोग इस बात का विरोध करेंगे। हमारे जो टीम है, मेरी टीम है, उन कुछ हमारी प्रॉब्लम्स रेज हुई हैं उस बारे में है। जैसे THR का मुद्दा है और कैंटीन, अम्मा कैंटीन का मुद्दा है और सक्रिय महिलाओं का मानदेय से रिगार्डिंग। ये बताएं क्या क्या
THR का जैसे अभी THR का सभी बहनों के लिए दरवाज़ा खुल गए हैं, शासन प्रशासन ने खोले हैं, उसका धन्यवाद है। और प्रक्रिया बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। हमारे जो ब्लॉक के BMM है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सबको फॉर्म्स रोटेट किए हैं। पर अभी हमारी एक महिला है जो पुराना ये काम कर रही थी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बोला है कि यथावत काम उन्हीं के पास रहना चाहिए, अन्य समूह को कोई और काम मिलना चाहिए। हम लोगों की समस्या ये है कि जब हमारे समूहों का गठन हो रहा था और गठन के टाइम हमारे से ये शर्तें रखी गई थी कि इसमें कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी महिला नहीं जुड़ेगी, गरीब महिलाओं का प्लेटफॉर्म है, गरीब महिलाओं के लिए हो रहा है। तो इसमें हमारे समूह का गठन जब हुआ, हम लोगों ने तो बिल्कुल कोई भी महिला नहीं रखी, लेकिन अभी हमको ये पता चला है कि डाक पत्थर से एक महिला है जो जिनके हस्बैंड सरकारी जॉब में, उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के मुख्यमंत्री जी चेक देते हैं। हमारे लिए ये बड़ी अचंभित वाली कर देने वाली बात है कि उनको प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, उन्हें ये मान सम्मान दिया गया कि उनको मसाले का वो काम कर रही हैं, तो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम भी ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। इधर मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बूचड़खाने में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किए जाने को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर तूतू मैमे भी हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन अपने निजी स्वार्थ के लिए स्टैंड पर कब्जा कराकर आंगनबाड़ी खोलने की योजना बना रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान गोविंद रौछेला ने बताया कि बूचड़खाने के आसपास करीब 1 दर्जन गांव हैं जहां के लोग अपने घोड़े की मदद से सामान मसूरी लाते हैं और ले जाते हैं। ऐसे में बूचड़खाने क्षेत्र में घोड़ा स्टैंड बनाया गया था, जहां पर ग्रामीण अपने घोड़े को रखते थे और वहां पर आराम भी करते थे। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल ने कहा कि बूचड़खाने में पार्किंग का निर्माण चल रहा है। ऐसे में पूर्व में जिस जगह पर आंगनबाड़ी संचालित की जाती थी, जिसको तोड़ा जाना चाहिए था, ऐसे में कुछ समय के लिए आंगनबाड़ी को घोड़ा स्टैंड पर शिफ्ट किया जा रहा था, परंतु ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद घोड़ा स्टैंड पर आंगनबाड़ी को नहीं शिफ्ट किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।